Hello everyone, welcome to Aspire IS. My name is Hina Ilyas. Currently, I am a professor at National University Raipur, and today I would like to discuss with you why to take up law as an optional for UPSC. तो आज हम देखेंगे कि लॉ ऑप्शनल यूपीएससी में हम क्यों लेते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है और उसमें बेटर मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं. So let us begin now. So whenever we think about taking up any optional, so the first question that comes into our mind is to which optional should we taking up, right? सबका यही होता है कि ये ऑप्शन लेना है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है, या दूसरा ऑप्शन लेना है जो उससे ज़्यादा स्कोरिंग है. बट द थिंग इज़ कि हमें अपना ऑप्शनल लेते टाइम बहुत ध्यान रखना होता है कि जो भी ऑप्शनल हम लें, फर्स्ट उसमें हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि उस सब्जेक्ट को हमें काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, और हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करना होता कि इस पे हम बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं. ऑफ कोर्स दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट नॉट द सोल थिंग दैट यू नो ऑन विच वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू टेक अप दिस particular subject only as an optional, right? So many a times we come across these things कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो अब मेरा ऑप्शनल यही होगा, भले ही हमें उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो. तो हमें पहले ये देखना है कि हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो. जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो धीरे धीरे मार्क्स भी अच्छे होंगे, मार्क्स भी बेटर आएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं चांसेस ये होते हैं कि हम उसमें बेटर स्कोर कर सकते हैं, rather than running after these things कि जिसमें मार्क्स आ रहे हैं उसी को लेना है. पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज वी हैव टू लिव विद दैट सब्जेक्ट, राइट? और एक लंबा टाइम उसको देना होता है. सेकेंडली, एक और चीज़ जो हमें ऑप्शनल लेते वक्त ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी ग्रेजुएशन के टाइम रहा है, जिसको हमने 3 साल या 5 साल ऑलरेडी पढ़ रखा है अच्छे से, तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है, कमांड भी बेटर होता है, और चांसेस ये होते हैं कि उसको प्रिपेयर करने में हमें इतना बर्डन फील नहीं होता. ओके, सो दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी परस्यूड लॉ और आर परस्यूइंग लॉ, फॉर देम टेकिंग अप लॉ एज एन ऑप्शनल इज़ यूजुअली एन ईजियर टास्क, राइट? एंड द रीज़न इज़ दैट दे हैव ऑलरेडी स्पेंट a lot of time, they have invested a lot of their time in that particular subject, right? So if there is a law graduate, अगर कोई law में graduation कर चुका है, या say for example अपना graduation करने के बाद law में graduate हो रहा है, तो उनके लिए law optional थोड़ा easy हो जाता है, ठीक है? But law is basically based on our common sense. It is something that we all need to know, that we all should know, I would say, right? We need to be very much aware of what is going around, right? What is the law in hand? So knowing the law of a country is actually very important, right? So if we decide to take up law as an optional because it was our subject in graduation, well and good. Second is, the second thing which you can consider while taking up law as an optional is this, that whether you are actually interested in this subject or not, right? Say a law graduate decides to take up chemistry or any other subject as an optional, probably they will face some or the other problem. But if there is a graduate who feels like taking up law as an optional because they have already spent a lot of time in that subject, then probably it will be easier. Now इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसने आज तक लॉ नहीं पढ़ा है वो लॉ ऑप्शनल नहीं ले सकता है. ऑफ कोर्स ले सकता है, प्रोवाइडेड कि उस इंसान को लॉ में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो. कभी भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो यही सब्जेक्ट मैं लूँगा या लूँगी तभी मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे. अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसको पढ़े जा रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करेंगे, राइट? तो इस जगह पे हमें थोड़ा वाइज रहना होता है कि क्या ऑप्शनल हम चूज़ करेंगे, करेक्ट? सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज़ that you need to be interested or you have already pursued that subject while you were graduating or while you were pursuing any course for that matter. Now coming on to our next discussion, which is the strategy to prepare law optional. So if you are thinking to take up law as an optional, then as a sincere student you must have also gone through the syllabus of law optional, right? And would have found
कि थोड़ा सा वाइड है, इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रिपेयर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉ ऑप्शनल लेते हैं क्योंकि वो उसमें एक इंटरेस्ट पाते हैं और वो टाइम पे उस सिलेबस को भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होती है, राइट। वो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कब से हमें अपने ऑप्शनल की या मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बेस्ट टाइम होता है कि जब आप पीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम पे आप अपने मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि पहले प्री का पढ़ लेते हैं फिर मेंस का पढ़ते हैं। इट शुडंट बी लाइक दैट। इट्स लाइक अ कोर्स जो हम फुल फ्लेजेडली बिगिनिंग से पढ़ते हैं, ठीक है, और हमेशा उसको साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं। अब जब आपका पीटी पास आता है तो आपको पीटी पॉइंटर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तब आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल पहले आप हाफ टाइम डिवाइड करते थे मेंस के लिए भी पीटी के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम था। से दैट यू आर स्टडिंग 12 आवर्स अ डे एंड यू हैव केप्ट 6 आवर्स फॉर मेंस एंड 6 आवर्स फॉर पीटी, ठीक है। सो दैट यू कैन डू व्हेन योर पीटी इज़ नॉट नियर, but when your PT is approaching then you need to change your strategy, and now you've got to focus more on PT and a little less on mains. I'm not saying less, I'm saying little less on mains. So what you can do is you need to start preparing for mains as well once you decide to prepare for UPSC or any other exams for that matter, okay। तो वो प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट होती है, ठीक है, बीच से नहीं होती है। अब क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग में सपोज ध्यान नहीं दिया और हमने बहुत पढ़ाई की और पीटी फोकस ज़्यादा पढ़ाई हो गई। अब जब मेंस आता है पास में तो थोड़ा डर लगता है कि सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, तो अब वहाँ पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, सबका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ स्टडिंग, राइट। कुछ को सुबह समझ में आता है, कुछ के लिए रात बहुत अप्रोप्रिएट टाइम होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है अपना सब्जेक्ट देख के, पेपर्स को एनालाइज करके कि आपको कितना टाइम अपने सब्जेक्ट को डिवोट करना है, ठीक है। सपोज इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, यू नो लॉ वेरी वेल एंड यू फील दैट यू कैन नेल इट, even if you start at the end, even if you start say 3 months before the mains or anything for that matter, अगर आपको ऐसा लगता है वेल एंड गुड, आप आराम से प्रिपेयर करिए। बट जिनके लिए ये सब्जेक्ट नया है, जिन्होंने ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, राइट, हो सकता है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो हमें अपने आप को या अपनी स्ट्रैटेजी हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ऑप्शनल हो उसमें हम इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। डिसइंटरेस्टेड होंगे तो हम उसमें टाइम डिवोट करने से ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। आप अपने आवर्स कैसे डिवाइड करेंगे ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कोचिंग्स, इफ़ वी टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, सो आई बिलीव कि अगर आप ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट है और आपको लगता है कि आपका आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, तो टेस्ट सीरीज़ विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि लॉ में या ग्रेजुएशन में हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट वो सेमेस्टर बेस्ड होता है कि इस सेमेस्टर में ये पढ़ा, नेक्स्ट सेमेस्टर में वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि अगर टीचर कभी आपसे से 8th सेमेस्टर में आके 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पूछता है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता कि क्या था वो। तो येस, कोचिंग यू कैन ज्वाइन फॉर योर रिविजन, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर यू हैव अ कमांड ऑन योर सब्जेक्ट और नॉट, राइट। तो वो आप अपने आप को उस तरीके से गाइड करिए, अपने खुद के ओपिनियन फॉर्म करना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि सामने वाले ने कहा कि नहीं ये तो बहुत नुकसान करता है तो आपने उसको छोड़ दिया। Explore it yourself and then decide that whether you are going to take up any coaching or not. That should be your call and not anyone else's call, okay? So that is the first thing. Second thing is कि whatever subject you take, it is very important to be regular, sincere and to practice as much as you can, right? So answer writing is very, very important, right? No matter you are joining any coaching or not, but you must always take up test series no matter what happens, right? Because that is one thing that you should never ever try to compromise on, because कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के निकलते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है,
वो आपको इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए और वो कैसे आपको हेल्प करेगा. Every time you appear for one test series, you will see an improvement in yourself if you are sincere enough. So again and again I am emphasizing on the word sincere, because sincerity is very important no matter which profession you plan to take up, right? So your strategy should be कि बिगिनिंग से एक तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें. अगर बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं किया है तो बाद में जाके आप अपने आप को एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का बफर पीरियड दें जिसमें कि आप कर सकें. और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. ठीक है, आंसर राइटिंग से बहुत बार आपका पूरा कोर्स भी रिवाइज हो जाता है, तो उसमें तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. ओके, नाउ एज यू कैन सी the syllabus is divided into 2 parts, paper 1 and paper 2. So paper 1 has constitutional law, administrative law and international law, and paper 2 consists of law of crimes, torts, contract and mercantile law, as well as contemporary legal development. Now the paper is of 250 marks each. Okay, now here we also have some word limits, which is, for some people it is a good thing, for some people it is not, but we need to understand कि यूपीएससी की डिमांड क्या है. हमें ये देखना होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है और उसके साथ वर्ड लिमिट अटैच होती है तो उसको हमें कैसे टैकल करना है, क्या करना है, क्या नहीं. तो ये सब हम अभी एक के बाद एक डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है. नाउ पेपर 1 में एक मेजर पार्ट कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक मेजर पार्ट उसमें कवर करता है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपने कभी पढ़े होंगे अगर आप ग्रेजुएट हैं, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आपने प्लान किया है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको और ये सारे टॉपिक आपको एक बार देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप देख सकते हैं वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड देन डीपीएसपी एंड देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़. बेसिकली वो सारे सिलेबस जो आपने पॉलिटी में समहाउ कवर किए होंगे. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं. गवर्नर एंड हिज पावर्स, देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन वी हैव सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, राइट. वी हैव लेजिस्लेटिव पावर्स, वी हैव सर्विसेज, राइट. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज वेल, वी हैव principle of natural justice, we have delegated legislation and many more such things which you can easily find on any of the website. You can also find, or you can also download the syllabus from the Telegram page of Aspire IAS as well, and you can also have this PPT if you want. Anyway, so apart from this, there is one thumb rule which each one of us should have, that you know it is always important to have one basic book and have 20 and have a revision of it at least as many times as you can, rather than reading 20 books just once. It is better to read one book 20 times, right? It is not going to be different. You may find comfort in any of the author that you like. We have many books. If we talk about constitution law, we have J.N. Pandey, we have V.N. Shukla, we have many more books that you may refer to, but then which book you are going to refer, that would depend on you. Like wherever you find comfort, wherever you feel you are okay with the language, you are getting it easily, the sentence formation is also easy, so you can always look for that book. And I would always say that keep one NCERT with you, and with that NCERT you can cover at least most of the thing. But if you want an elaboration of it, and if basically we are trying to write a paper on constitutional law, or we are trying to tackle a question on constitutional law, administrative law, or any of the law subjects, then every subject has one particular book that you must have, right? So that must have book should have been revised at least as many times as much as possible, right? We need to revise it again and again, and that will only fetch some result. So revision is very important. ये नहीं करना है हमें कि books को लगाते जा रहे हैं कि ठीक है इस फ्रेंड ने कहा ये बुक अच्छी है तो आई शुड हैव दिस बुक, इस फ्रेंड ने बोला है कि ये वाली बुक रखनी है तो मैं ये वाली बुक भी रखूँगा, और ऐसे करके हमने पूरा पाइल अप कर लिया 10 बुक्स, और उस 10 बुक में से शायद ऐसा होगा कि 2 ही बुक पढ़ी, वो भी एक ही बार पढ़ पाए, और बाकी बुक्स तो ऐसे ही उस पर धूल जम रही है. वो काम नहीं करना है.
एक बेसिक बुक रखनी है, आप चूज़ कर लीजिए आपको किस बुक से कंफर्टेबल हैं आप, और अकॉर्डिंगली उस बुक को रेफ़र करके आप अपना सारा क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एज सच। लोग क्या करते हैं कि एक बुक रखते हैं, या जो लोग ऐसा करते हैं कि एक बुक रखते हैं उसको बहुत बार रिवाइज़ करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। कुछ लोग होते हैं कि 10 बुक रखते हैं और उस 10 बुक में से एक बुक को भी वो एक भी बार पूरा नहीं कर पाते, तो वो नहीं करना है हमें। एक बुक रखो लेकिन उसका रिविज़न करो, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड इट इज़ कवर्ड अंडर पेपर 1. The second thing which we have under paper 1 is international law. Now, international law is basically one such subject which during our graduation we basically do not pay a lot of attention on, right? तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि ठीक है सेमेस्टर है, ख़त्म करना है और बस ये टॉपिक आएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है, एंड लेट्स गेट डन विद इट, राइट? बट दैट शुड नॉट बी द स्ट्रैटेजी। इसलिए मैंने बोला कि आपको अपनी कॉल लेनी है कि आपको कोचिंग क्लासेस करनी है, ऑप्शनल की क्लासेस करनी है या नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट, तो आप अपने इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट को कैसे टैकल करते हैं, राइट? या आप अपने किसी भी सेमेस्टर पेपर को कैसे टैकल करते हैं, तो वो फुल फ्लेजेड रिवीजन जो होता है वो आपका नहीं हो पाता है, ना ही आपको फुल फ्लेजेड उस पर कमांड आ पाता है। यू डोंट हैव दैट कमांड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, राइट? तो वो आपकी कॉल है, आपको क्या करना है क्या नहीं, दैट यू डिसाइड। एंड फॉर दोज पीपल who are taking up law optional and they have not also graduated and have no background of law, they can refer to certain books. We have a book by the name of S.K. Kapoor, we have a book of H. Agrawal, so there are so many books that you may refer to, but again I'll say one book and plenty of revision of that book, right? एक book रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा revision करना है। Also इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस बहुत बार उससे जुड़े हुए होते हैं जो भी हमारे करंट अफेयर्स में हो रहा होता है। तो कोई भी जो भी हम लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें, या कोई भी हम ऑप्शनल पढ़ते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं, XYZ कुछ भी, हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट को हमें कॉन्टेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स एज वेल एज करेंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उससे रिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन कैसे आपके पास आएगा, यू नेवर नो। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी पूरी तरीके से तैयारी रखनी है कि जैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, वी शुड बी एबल टू टैकल इट, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको आते हो, या हो सकता है सारे आते हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम हो कि आप उसको टैकल कर सकें। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सबको उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, या क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होगी और हम लिख के कुछ और आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी हैं ये होती रहती है, बट वो सिंसियरिटी आपकी आती है बाय जॉइनिंग टेस्ट सीरीज़ और बाय राइटिंग मोर एंड मोर आंसर्स, राइट? तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें वी हैव नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। तो अगेन आई विल से वन बेसिक बुक और उसका बहुत बार रिविजन, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसको आप लिख लीजिए। It is not only for your optional subject, but it is for everything that you may refer to, right? It could be your GS papers also or anything for that matter. बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि मार्केट में बेस्ट बुक्स होती है, आज ये बेस्ट बुक है, कल दूसरी बेस्ट बुक है, और बच्चे भागते रहते हैं, तो आपका आधे से ज़्यादा साल बुक्स के पीछे भागते हुए निकल जाता है। दैट वी डोंट हैव टू डू, ओके? तो इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी जो भी मैंने बताया आपको, उसमें आप बेसिक बुक्स को तो रेफ़र करिए ही करिए। रात में सोने से पहले मेक इट अ हैबिट कि यू नो देर आर सर्टेन वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ इज़ देयर, बार एंड बेंच इज़ देयर, एंड सो मेनी वेबसाइट्स आर देयर जहाँ पे आप अच्छे से एक करेंट अफेयर्स या कॉन्टेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मेक इट अ हैबिट कि सोने से पहले अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑप्शनल की और आपने सोच लिया है कि अब फुल फ्लेजेडली इसी पे करना है, तो मेक इट अ हैबिट दैट यू ऑल्सो गो थ्रू दोज टॉपिक्स, राइट? और यू गो थ्रू और जस्ट एक बार सोने से पहले देख लेना है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, और हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और एक बार उसकी कॉन्टेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सोना है, ठीक है? तो ये है हमारा पेपर 1। आप देख सकते हैं सिलेबस में आपके पास भी होगा, नहीं होगा तो एस्पायर IAS के टेलीग्राम पेज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो देर आर सो मेनी थिंग्स, और अगेन हर चीज़ को हमें जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है?
क्योंकि आपका लॉ ऑप्शनल जो है वो बहुत हद तक आपका GS2 से मिलता जुलता होगा, बट अभी मैं बताऊंगी आपको कि आंसर कैसे लिखना होता है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ना। काफ़ी है सिलेबस पेपर 1 में इंटरनेशनल लॉ का, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है, बस अपने हिसाब से हमें उसको करना है। हमेशा ये होना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज सेड यू नो कि what can be measured can be managed. So if you can measure और if you can decide कि आज मुझे इतने टॉपिक पढ़ने हैं, this is my routine, just be in a habit of making a timetable and not just making it but also following it. So you can prepare a timetable for yourself कि पेपर 1 है, इतने टॉपिक है, इसको मुझे इतने घंटे में कवर करना है या इतने दिन में कवर करना है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, you decide and you make a timetable and then you see how you are going to proceed with it. या आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, हम भी अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑप्शनल की, तो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जैसे जैसे टॉपिक दिए जाते हैं वैसे वैसे आप टॉपिक को देख के प्रिपेयर करके टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। टेस्ट में बुरे मार्क्स आने से खुद को कभी भी डिसहार्टेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि वी नीड टू पिक आवरसेल्व्स अप एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन टू आवर राइटिंग नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें देखना है कि कोई भी टीचर जब भी आपको इवैल्यूएट करता है तो आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको इवैल्यूएट नहीं करता है, वो इवैल्यूएट इसलिए करता है ताकि वो आपको इम्प्रूव कर सके। आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी तो उससे टीचर का कुछ नहीं होता, उससे आपका ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कभी भी मिसगाइड नहीं होना है कि इस टीचर ने कम मार्क्स दिया या इस वाली तो टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स ही आते हैं, तो ऐसा नहीं रखना है दिमाग में। ये सब बहुत ही गलत परसेप्शन है स्टूडेंट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस जगह लैक करते हैं वो होता है हमारा खुद का पर्सनल ओपिनियन, हमारी खुद की कॉल, वो हम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जैसे ही मार्केट में निकलते हैं हम दूसरों की सुनते हैं कि ये टीचर बुरा है, ये टीचर अच्छा है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे बुरी पढ़ाई होती है। नहीं, टीचर्स आर देयर टू असिस्ट यू। द मेन टास्क विच इज़ सेल्फ स्टडी दैट यू हैव टू डू, राइट, रिकॉलिंग द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन द क्लास। तो अगर आपने रिविजन अपना मिस किया तो आप टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर आपको पढ़ाता है, ज़्यादातर अपना एफर्ट डाल के आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता है, बट अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे मार्क्स इसलिए नहीं अच्छे आए क्योंकि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। यू ऑल्सो नीड टू हैव अ लुक कि मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है। जब तक आपके अंदर ये चीज़ खुद से नहीं आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा, सेल्फ असेसमेंट नहीं आएगा, तो हम आधे से ज़्यादा टाइम 3 साल 4 साल तो हम ऐसे ही निकाल देंगे क्रिटिसाइज़ करते हुए, राइट। तो वो नहीं करना है, अपने रिविजन पे, सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि टीचर इज़ देयर टू असिस्ट यू, टू गाइड यू थ्रू, बट देन you need to do your self study, you need to do your homework, you need to be very sincere and learn to take your calls rather than depending on the opinion of others कि मार्केट में आज ये कोचिंग चल रही है यहाँ जाएंगे, मार्केट में आज वो कोचिंग चल रही है वहाँ जाएंगे। खुद से डिसाइड करो, टेक द क्लासेस, टेक द गेस्ट लेक्चर्स, टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ एनी क्लास दैट यू वुड लाइक टू जॉइन, डिसाइड ऑन टू योर सेल्फ कि आपको उस टीचर से समझ में आ रहा है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली यू मस्ट proceed. Okay, so this is for paper 1. Now coming on to paper 2. Paper 2 में you will find subjects like law of crimes, torts, contract and mercantile law and contemporary legal development. Now paper 2 में as you can see law of crime, which is also popularly known as IPC, CRPC, it is there, but you will not really find any procedural code or procedural law, right, especially when we talk about law of crimes. So here you can see that there is a very general topic like mens rea, actus reus, mens rea and statutory offences, kind of punishment, emerging trends, preparations and criminal attempt, right. General exceptions are there, joint and constructive liability. So these are some subjects which are these are certain topics which are very interesting in nature and you do not really need to run around anywhere. If you have a basic book, the basic book for this particular subject should be Pillai, right. Everyone should have this book by the name of Pillai if they really want to cover all of these topics. These topics are very well covered. You do not, again I am repeating, you do not have to run कि ये वाला टॉपिक इस बुक से कर लेते हैं, वो वाला टॉपिक उस बुक से कर लेते हैं.
वो आपकी कॉल है, आप देख लो अगर आपको एक पर्टिकुलर बुक से समझ में नहीं आता है। बट मेरा ये मानना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो बट रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। माई एम्फेसिस इज़ ऑलवेज ऑन रिविजन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ये सारे मिसनॉमर हैं, ये सारे चीज़ें एकदम अलग है, या हो सकता है मेरा खुद का ओपिनियन हो, लेकिन 1000 बुक के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अपना टाइम लो, अच्छी बुक डिसाइड करो जो भी समझ में आ रहा है, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि सफिशिएंटली कवर्ड है, उसके हिसाब से आप प्रोसीड करो, ठीक है। तो दिस इज़ योर सिलेबस फॉर लॉ ऑफ प्राइम्स। नाउ कमिंग ऑन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स you can always refer to Bhagia is there, and that book is sufficient to deal with torts, and torts is also a very interesting subject, right? इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, जनरल डिफेंसेस, वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। MC मेहता याद आ जाएगा हमें इसको पूरा पढ़ते पढ़ते लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हियर, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन, सो मेनी थिंग्स आर हियर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम इसके साथ पढ़ते हैं। और हमें हमेशा लॉ में ये ध्यान रखना है कि लॉ के लिए हमारे पास हमेशा एक अपडेटेड बेयर एक्ट हो। कभी भी पुराना बेयर एक्ट जो होता है हमें देखना होता है, ये नहीं कि हर साल आपको बेयर एक्ट चेंज करना है। इफ़ यू सी कि any major changes are there, then you must have a new bear act. If you feel that minor changes are there, then you can always keep yourself updated from the websites, whichever you like, whichever you have been referring to or you plan to refer. I would like to share some websites with you, but I'll do later on. I'll share it with the Telegram page of Aspire IS, and you can have a look at all of those websites. Okay. सो वेबसाइट्स के साथ हमें खुद को अपडेटेड रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लॉ में चीज़ें जो होती हैं वो बदलती रहती है। वाई? बिकॉज लॉ इज़ बेसिकली अ लिविंग कॉन्सेप्ट, इट कैन नेवर एवर स्टे static in nature, right? It is going to change over a period of time. Why is it going to change over a period of time? Because the society is also a living concept. Society also changes, thoughts also changes. So for the very same thing, you may refer to section 377, you may refer to many more judgments which are recently been given by the Supreme Court, right? You can refer to many more cases and you will see that how things are changing over a period of time. Adultery laws have changed, right? The homosexuality laws, they have also changed, right? So these are certain things which we need to keep in mind, and that is why it is always said to have a command and to have this sort of thing in your mind that you need to be updated if you are taking up law as an optional, right? Or law as a subject, because ये बदलता रहेगा, क्योंकि ना तो सोसाइटी सेम रहेगी, ना तो लॉ सेम रहेगा। तो वो चेंज रहेगा हमेशा आने वाले 10 साल में, 20 साल में, तो हमें भी अपने आप को वैसे ही कंडीशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमें ध्यान रखती है। तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और इसके लिए आप बांगिया रेफर कर सकते हैं, 1 बुक, बहुत सारा रिविजन, ये ध्यान रखना है, दिस शुड बी द थंब रूल। देन वी हैव लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ के लिए यू कैन रिफर टू दिस बुक कॉल्ड अवतार सिंह, एंड यू कैन ऑल्सो रिफर टू टकवानी। एंड मर्केंटाइल लॉ के लिए आपको छोटे छोटे बहुत सारी जगह पे नोट्स भी मिल जाते हैं बहुत आसानी से, तो आप वो सारी चीज़ों को भी साथ में एक बार कंपाइल करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वो ऐसे अलग अलग लिखने पे लगता है, बट इफ़ यू विल स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर इनफ एंड गिविंग योर सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू दैट सब्जेक्ट, राइट? सो दिस वी कैन डू. So here in law of contract you can see nature and formation of contract. E-contract of course it is something which is a contemporary legal development I would say. जैसे ही इंडिया में एक बूम स्टार्ट हुआ IT का, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई। स्पेशली अगर आप कोविड टाइम की बात करें तो हम सब बिल्कुल टेक savvy होने की वर्ज पे आ चुके हैं। अगर वर्ज पे भी नहीं आए तो अब हम टेक्नोलॉजी बहुत लोग समझते हैं। इनफैक्ट आर एल्डरली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट रियली वेल। पेमेंट्स, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई है, उसको कैसे टैकल करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या हम कुछ भी फेस करते हैं, सो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट, राइट? सो ऑल ऑफ these things can easily be covered if we are taking up or keeping ourselves quite updated with the new changing patterns of law as well, right?
तो इसमें आप देख सकते हैं वी टॉक अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस, सेल ऑफ गुड्स, हायर परचेज और ये जो सारे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, arbitration and conciliation act या standard form of contracts. These are very small topics and can easily be covered in 2-3 days. इस पर इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक सिलेबस प्रिपेयर करिए, अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए. सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है और आप देखिए कि आप उसको कैसे टैकल करने वाले हैं. बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है, व्हाट कैन बी मेजर्ड इट कैन बी मैनेज्ड, राइट. तो अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आज मैंने इतनी पढ़ाई की और सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसको समझा, सिर्फ हमें टॉपिक को टिक नहीं करना है कि आज हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसको रिटेन कितना किया. और ह्यूमन मेमोरी है वो जाएगी ही टाइम के साथ, इसलिए रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है. एंड वी डू नॉट हैव टू टेक इट वेरी लाइटली. ना कमिंग ऑन टू दी अदर पार्ट विच इज़ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट. ये आपके पास सारे टॉपिक ऑलरेडी दे रखा है, यूपीएससी वेबसाइट पे भी दे रखा है. यू हैव दिस पर्टिकुलर सिलेबस वेर इन यू हैव PIL, public interest litigation, we have intellectual property rights, concept types, then we have IT law, right, competition law, alternate dispute resolution, also known as ADR, then we have major statutes concerning environmental law. So there's a website by the name Down to Earth, so you all can refer to that website if you want to go through certain topics of environmental law. That's a very good website, and therein you can find all the current issues. Even if you are referring to your GS papers or even if you want to prepare for your PT or anything, then also you can refer to this site. तो जितनी भी latest news होती है related to environment especially, that is why the name is Down to Earth. So you can always refer to these particular pages and you can download or you can see or you can go through the articles and it will give you a really nice edge over the subject. Then you have Right to Information Act and Trial by Media. These are those topics which can easily be covered just like as if you are going through some current affair topic, right. इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत इजी होता है, आराम से हो जाता है. और इसके लिए कोई बुक नहीं बोलूँगी मैं, इसके लिए बस इतना बोलूँगी कि अपने आप को और ख़ुद को गूगल के साथ थोड़ा टाइम दो, ये सारे टॉपिक को सर्च करो और फिर देखो कि वो कितना समझ में आ रहा है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है. देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर टीचर एंड गेट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, राइट. तो ये सारे टॉपिक आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के. नाउ दैट वाज पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर अस. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड. 250 मार्क्स के पेपर होते हैं ईच. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपल्सरी इन नेचर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू अटेम्प्ट 3 मोर क्वेश्चंस और हर सेक्शन में से हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. क्यों आपके लिए राइटिंग स्किल्स या टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है कि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, और उसको सामने लाना एक अलग चीज़ होती है. क्या होता है, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप टॉपर होंगे, बहुत कुछ होंगे, बट एग्ज़ाम में हम नहीं जाते, हमारी कॉपीज़ जाती हैं. तो जो हमारी कॉपी होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को, वो हमारी हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, राइट. तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी लिखें वो हमें हमारे थॉट्स को, हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करें. क्योंकि हम पर्सनली तो जाएंगे नहीं कि सर ये मेरी कॉपी आप इसको चेक करिए, राइट. यूपीएससी में ये तो होगा नहीं कि हर सबके चैम्बर में हम जा सकें और ये बोल सकें और हमारी पर्सनैलिटी को असेस करके वो बोले हाँ ये ऐसा बच्चा रहा है तो इसको फुल मार्क्स देने हैं. दैट थिंग कम्स विथ प्रैक्टिस, राइट. कोई भी बहुत अच्छा राइटर शुरू से नहीं होता है, बट जो भी इंसान प्रैक्टिस करता रहता है वही उस चीज़ को नेल कर पाता है, ठीक है. तो हमें क्या ध्यान देना है कि हम जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या जैसे भी हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, हम बस अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. कभी भी कोई पर्सनल ग्रज ना रखें टीचर से कि इस कोचिंग में मार्क्स नहीं मिलता, ये टीचर जो है किसी को मार्क्स नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं होता. टीचर को आपके मार्क्स से क्या होगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो बेसिकली टीचर आपको इवैल्यूएट करता है, इसलिए करता है ताकि आप खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकें. So there are few pointers that I would like to highlight. First is only go for basic books which I have just cited or whichever book that you are comfortable in, right. Don't feel that I have just one book so I am not able to clear the exam. You of course you can, it depends that how many times you revise that particular book. So one basic book and plenty of revision is required for all the subjects, for all the topics I would say, or say at the max
2 books, right? But again plenty of revision, क्योंकि retention बहुत important होता है and that retention comes with a lot of revision. That is the first thing. Second is कि लॉ में हम कभी भी आंसर लिखते वक्त केस लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लैंडमार्क केसेस को ना लिख के XYZ केसेस लिखते चले आते हैं. हमें अपनी कॉपी सिर्फ केसेस से नहीं भरनी है, हमें उन केस लॉस का इस्तेमाल करना है जिसने एक्चुअली कुछ प्रेसिडेंट सेट किया हो. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस रिया एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन मेंस रिया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो केस आना चाहिए वो होना चाहिए MS जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अगर मैंने वो नहीं लिखा तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने तो लैंडमार्क केस ही नहीं लिखा, राइट. अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि केशव नंदा भारती केस होना ही चाहिए. वी कैन नॉट लीव दैट केस, राइट. अगर हम और भी आगे की बात करते हैं कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है या बहुत सारी चीज़ें, तो हमें गोलकनाथ का केस पता होना चाहिए. अगर हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं हमें MC मेहता को इग्नोर ही नहीं करना है. ठीक है, या बहुत सारे श्री राम फर्टिलाइज़र केस, सो मेनी केसेस आर देयर जो कि लैंडमार्क होते हैं. ठीक है, वो लैंडमार्क केस हम सबको पता होते हैं. तो लैंडमार्क प्लस रीसेंट केस लॉ. ठीक है, हमेशा हम 1919 या 1908 उस ईयर पे हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं. हमें ये भी तो देखना है कि कैसे हमने चेंज किया चीज़ों को. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन 377, then you should be able to tackle that question through NAS Foundation case, then Suresh Kumar Kaushal case. Then you should also be able to tackle that questions through KS Puttaswamy case, then Navtej Singh Johar case which is the most recent one. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और वो दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगी आराम से. जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद उनको उस पर थोड़ी क्लैरिटी हो. अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल होने वाले हैं. ऑफ कोर्स आप उसको अपनी राइटिंग स्किल से, अपने टीचर्स के सजेशन से और अपने इम्प्रूवमेंट के थ्रू योर राइटिंग एंड एवरीथिंग you can also tackle it. It is not difficult. I know many people who never took up law as a graduate student. They are still in services, right? They have got really good rank and they took up law as an optional even when they had no background of law as such at all. They had no touch with the law optional or any sort of background of law. They didn't have any, but still they ended up scoring really good marks and clearing the exam too. So these are the things which we need to keep in mind, and we do not really have to get disheartened sometimes if we are unable to score good marks. क्योंकि बहुत बार सचिन भी 0 पे आउट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा बैट्समैन है, राइट, या वो बुरा क्रिकेटर है, राइट. तो कभी कभी होता है ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं. बट द थिंग इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी ऑलवेज हैव टू पुल आवरसेल्व्स अप व्हेनेवर वी feel that we have failed ourselves or we are very much disappointed in ourselves. 2 चीज़ें होती है टैकल करने की खुद को. जब आपका अक्सर PT का या मेंस का रिज़ल्ट आता है और वो नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं. 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जो था दुख था अब वो कम हो गया है, तो वो जोश भी कम हो जाता है. वो नहीं करना है. किसी भी चीज़ में कुछ भी आप कर लो, कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी आर 2 things that you can never ever compromise on. Okay, so keep these things in mind, go through the syllabus once, then wisely decide that whether you would like to take up this subject as an optional or not, and understand कोई भी सब्जेक्ट easy या टफ नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट मोर स्कोरिंग या लेस स्कोरिंग नहीं होता है. इट्स लाइक अगर आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो आप उसमें खुशी खुशी टाइम डिवोट करोगे. तो ये जो चीज़ होती है ना, खुशी खुशी टाइम डिवोट करना अपना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और ये तभी आती है जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं. तो हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी हो उस सब्जेक्ट्स में, फिर हम अच्छे से मार्क्स लेके भी आएँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, या किसी टीचर की या किसी भी एक विंग की अपनी एक पर्सनल ग्रज है कि नहीं इस सब्जेक्ट में मार्क्स देने ही नहीं है. ऐसा नहीं होता है. ये बहुत बड़ा एक लोगों के दिमाग में होता है कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएंगे. ऐसा नहीं होता है. अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, इंटरेस्टेड होकर पढ़ाई करोगे और एक्चुअली अपने आंसर्स में वो सारी चीज़ें लिखोगे विच इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे. किसी को भी आपके मार्क्स काटने में मज़ा नहीं आता है. ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसके अंदर फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बस अब तो देख लिया, अब तो हमें लिखना है, हमें सब आता है.
अपने क्वेश्चन के साथ समय दो उसे, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और समझो कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्या आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा? क्या आपने उसका हर पार्ट पढ़ा? क्या ऐसा तो नहीं आपने कोई पार्ट मिस कर दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप कुछ और आंसर दे रहे हो? कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन पूछता कुछ और है, हम आंसर कुछ और करके आ जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी चीज़ देखते हैं और हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमें आता है एंड वी आर गोइंग टू टैकल इट एनी हाउ। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। हम भी अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 14 नवंबर से लॉ ऑप्शनल की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल योर सेल्फ, यू कैन जॉइन द क्लासेस and you will definitely see an improvement in your writing, because I am not telling you much, I am only telling you the simple pointers that you need to keep in mind. Again, one book, simple book, any book which has authority in that subject, and a lot of revision of that book and improving yourself through your writing skills, right? सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि लॉ में लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स के साथ या सेंटेंसेस के साथ खेलते नहीं हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो क्या यूज़ हो सकता है, जैसे टर्म्स लाइक अल्ट्रा वायर्स शुड बी देयर एंड यू नो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देन नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो हमें ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, यू नो ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो वोकैबलरी होती है हमारी लीगल वोकैबलरी, वी शुड बी अ लिटिल क्लियर अबाउट इट एंड ऑल्सो वी नीड टू बी श्योर कि हम जो भी आंसर लिखें हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो, बिकॉज एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के पास या जो भी आपकी कॉपीज़ इवैल्यूएट करते हैं एग्जामिनर, उनके पास हम नहीं जाते, हमारी कॉपीज़ जाती हैं। तो हमारी कॉपीज़ को हमें रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। हमारी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे थॉट्स को, पर्सनैलिटी को, हर चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दे। इतना क्लियर होना चाहिए हमें अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी चीज़ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं होती है, वो जब तक नहीं होती है वो तभी तक डिफ़िकल्ट होती है। एक बार आप अगर अपने सर्विसेज को क्लियर कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ था नहीं, हमने तो ज़्यादा टेंशन ले ली थी। अगर आप सिंपल तरीके से चलते तो शायद वो सारी चीज़ें आराम से टैकल हो जाती, ठीक है। तो वो मुश्किल तभी तक लगता है जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। एक बार वो पहाड़ क्लियर कर लिया या एक बार उस चीज़ को क्रॉस कर लिया तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो मेहनत है ना फिर वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। वो फिर ऐसा आपके दिमाग में नहीं आता कि क्या किया, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और सिलेक्शन भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में साथ साथ चलती रहती है, स्ट्रेस भी आएगी, टेंशन भी होगी, एज भी लगता है बढ़ रही है, यू नो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी रिक्वायर्ड होती है और हर चीज़ को साइड में रख के सिर्फ अपने मेन गोल पे फोकस करना होता है, ठीक है। अगर हम वो करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों से अफेक्ट ना हो तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि लाइफ में सिर्फ एग्ज़ाम चलेगा और कुछ नहीं होगा, बहुत सारी XYZ चीज़ें भी साथ साथ होंगी, बट वी डोंट हैव टू लूज ऑन टू आवर सेल्स, ओके। So please try that you go through our test series. If you like to join any of the test series, then you can try ours, which will be starting from 14th of November, and you can accordingly enroll yourself. Thank you. Jai Hind.